हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6 ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर अपन छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इनके अंदर अपन कल चर्चा कर चुके थे कार्य के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से। आशा करता हूँ आपको वो बात समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है ऊष्मा, हीट के बारे में बात करेंगे, ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा जो है ये ऊर्जा का ही एक रूप होता है और ये मुख्यतः तंत्र के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है ना। तो इसी ऊष्मा के बारे में विस्तार से अपन आज चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग इसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो मैंने आप लोगों को भी यहाँ पर बता दी है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। तो यही चीज अपन यहाँ पर लिखेंगे, ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो ऊष्मा होती है ना, इस ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यानी ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, प्रवाहित होती है ना। जैसे अपन बात करें कि ये कोई तार है, इस तार को अपन एक तरफ से गर्म करना शुरू करें और दूसरी तरफ से अपन इसको पकड़े रहें इस प्रकार से, तो आपने देखा होगा कि जहां पर आप लोगों ने इसको गर्म कर रहे हैं वहां पर तापमान ज्यादा है, जहां से आपने पकड़ा हुआ है वहां तापमान कम है। तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद जहां से आप पकड़े हुए वो सिरा भी गर्म हो जाता है ना। तो क्यों हुआ वो गर्म? क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा था, यहाँ तापमान कम है, तो ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां हुआ? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह हो गया है। तो हमेशा ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से, सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है। तो प्रवाह हमेशा कैसा होगा? उच्च ताप से निम्न तापमान की ओर होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को, तो ये जो ऊष्मा है ना, ये पथ फलन है। क्या है ये? पथ फलन है। पथ फलन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अवस्था परिवर्तन होता है ना, वो किस पथ के माध्यम से हुआ उस पर निर्भर करता है। यानी इस ऊष्मा का जो मान होता है वो अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। इसीलिए आप लोग बताते हैं कि ये कौन है? पथ फलन है। ठीक है ना। तो मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, अवस्था फलन और पथ फलन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पथ फलन होता है। ठीक है भाई। तो लिख लेते हैं, यह एक पथ फलन है, अर्थात पथ फलन है, अर्थात इसमें अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन एक मिनट, यहां पर बोलेंगे अपन कि इसका मान है ना। हाँ, थोड़ा सा इसको करेक्शन करेंगे। इसका मान अवस्था परिवर्तन
के पथ पर निर्भर करता है। इसका मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें, यदि परिवेश का तापमान निकाय के तापमान से उच्च होता है तो निकाय से परिवेश ऊष्मा ग्रहण करता है। ध्यान रखेंगे, यदि परिवेश का तापमान ज़्यादा है, निकाय का तापमान कम है, तो ऊष्मा कहाँ जाएगी? परिवेश से निकाय के अंदर, यानी निकाय ऊष्मा ग्रहण करेगा। और निकाय का तापमान ज़्यादा है, परिवेश का तापमान कम है, तो ऊष्मा कहाँ जाएगी? निकाय से परिवेश की ओर, यानी निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब परिवेश का तापमान ज़्यादा होता है तो निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है, इसीलिए ऊष्मा का चिन्ह धनात्मक आता है। और जब परिवेश का तापमान कम होता है तो निकाय परिवेश को ऊष्मा देता है। अब ऊष्मा दी है, मतलब निकाय की ऊष्मा में कमी आएगी, इसलिए माइनस चिन्ह अपन वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, यदि परिवेश का ताप निकाय के ताप से, परिवेश का ताप निकाय के ताप से उच्च होता है तो निकाय ऊष्मा ग्रहण, तो निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है, निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे ऊष्मा ग्रहण करता है, जिससे ऊष्मा का मान धनात्मक, ऊष्मा का मान धनात्मक यानी कि प्लस Q होता है, प्लस Q होता है। ठीक है? और इसका उल्टा अपन बात करें कि यदि परिवेश का ताप निकाय के ताप से कम हो, यदि परिवेश का ताप निकाय के ताप से कम होता है तो निकाय परिवेश को ऊष्मा देता है, निकाय परिवेश को ऊष्मा देता है, परिवेश को ऊष्मा देता है, जिससे ऊष्मा का मान, जिससे ऊष्मा का मान ऋणात्मक, क्योंकि भाई निकाय ने ऊष्मा दी है इसलिए इसके पास ऊष्मा में कमी आएगी और कमी को अपन ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं, यानी माइनस Q होता है। तो ये चिन्ह आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे चर्चा करते हैं। तो इसी के अंदर अपन लिखेंगे ऊष्मा की इकाई, यानी इसकी इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, ऊष्मा की इकाई जो होती है वो एसआई पद्धति में होती है जूल, ठीक है, और सीजीएस पद्धति में होती है, सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई होती है कैलोरी। ठीक है, तो जूल और कैलोरी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात आप लोग संबंध इनके बीच में ध्यान रखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, है ना। ये संबंध भी आप लोग इन दोनों के बीच में ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी ऊष्मा की
इकाई जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। तो ये था ऊष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो अपन को पता होनी चाहिए। ऊष्मा ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न तापमान की ओर होता है। ये पथ फलन है, अर्थात इसका मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। यदि परिवेश का तापमान यानी बाहर का तापमान निकाय के तापमान से क्या हो उच्च होता है तो निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है। बाहर का तापमान ज़्यादा है इसलिए निकाय क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा, जिससे ऊष्मा का मान धनात्मक यानी +Q होता है। यदि परिवेश का तापमान निकाय के तापमान से कम होता है तो निकाय परिवेश को ऊष्मा देता है, जिससे ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है। इकाई ध्यान रखेंगे, एसआई पद्धति में ऊष्मा की इकाई जूल होती है और सीजीएस पद्धति में कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। तो ये था अपना एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा, जो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है उसके बारे में चर्चा करें तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है दाब आयतन कार्य। ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, दाब आयतन कार्य। ठीक है। तो दाब आयतन कार्य को अब अपन यहाँ पर समझेंगे, क्या होता है दाब आयतन कार्य, इस चीज को समझते हैं। ठीक है भाई। तो किसी गैसीय निकाय के प्रसार व संपीड़न के समय दाब आयतन कार्य किया जाता है। कोई भी गैसीय निकाय है, यानी कि गैस के ऊपर बात कर रहे हैं अपन, है ना। किसी गैसीय निकाय के संपीड़न व प्रसार के समय, दाब आयतन कार्य किया जाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई गैस का सिलेंडर है ना। उस गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उस गैस का प्रसार करना है या उस गैस का संपीड़न करना है। उस गैस को दबाना है मतलब संपीड़न करना, वहाँ से दाब को हटा लेने से गैस प्रसारित होगी, तो उसको बोलेंगे प्रसार। तो कोई भी गैसीय निकाय यानी किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस को संपीड़ित करना है या उसका प्रसार करना है। तो इस समय जो दाब आप लोग काम में लेते हैं या इस समय जो कार्य आप लोग करते हैं उसे बोलते हैं दाब आयतन कार्य। ठीक है ना। तो बस इसी दाब आयतन कार्य के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई, दाब आयतन कार्य के बारे में चर्चा करें तो इसके लिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। जैसे कि ध्यान से अपन देखें तो ये एक सिलेंडर है गैस का। ठीक है। ये एक गैस का सिलेंडर है। इस गैस के सिलेंडर की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ने यहाँ पर भरी हुई है 1 मोल आदर्श गैस, आप लोगों ने यहाँ पर भर दी है। ठीक है। 1 मोल आदर्श गैस अपन ने यहाँ पर भर दी है। अब देखो इसके ऊपर लगा होता है यहाँ पर पिस्टन, इस प्रकार से इसके ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है पिस्टन, इस तरह से पिस्टन लगाया गया है। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन की अपन बात करें तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पिस्टन है। ठीक है। इस तरह से देखो। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए बाहर की तरफ वायुमंडल है, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है ना। यहाँ पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। बाहर की तरफ क्या है, वायुमंडल है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए बाहर का जो वायुमंडल होगा वो गैस के ऊपर दाब लगाएगा और उस दाब को अपन बोलते हैं P एक्सटर्नल
यानी PEX से प्रदर्शित करते हैं, बाह्य दाब। और आपको पता है कि जो गैस के कण हैं ये भी इस पिस्टन के ऊपर की तरफ दाब लगाएंगे, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ से वायुमंडल जो होगा इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाएगा, जिसे P एक्सटर्नल यानी बाह्य दाब कहते हैं। और ये अंदर भरी हुई गैस भी क्या करेगी, इस पिस्टन के ऊपर की तरफ दाब लगाएगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, P दाब कहते हैं, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब ध्यान से अपन इस चीज को सुने। तो देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि पिस्टन का जो बाह्य दाब होता है, पिस्टन का बाह्य दाब P एक्सटर्नल का मान गैस के दाब P से अधिक हो, यानी कि बाह्य दाब जो है वो अंदर से लगाए गए दाब से क्या हो, ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, जब बाहर से लगाया गया दाब P एक्सटर्नल का मान जो है वो P से क्या हो, ज्यादा हो, तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यानी कि मान लेते हैं ये पिस्टन यहां पर आ गया, ठीक है ना। इस दाब को मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा इस प्रकार से। तो ये पिस्टन मान लेते हैं कहाँ आ गया, यहां पर आ गया गति करता हुआ, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से यहां पर आ गया। तो देखो पहले आयतन कितना था इस गैस का, ये था आयतन, यानी कि ये तो था V इनिशियल, और इस पिस्टन ने यहां से यहां तक यानी कि यहां पर DL लंबाई जो है इसने यहां पर चली, और या बोल सकते हैं अपन L लंबाई इसने यहां पर चली, और L लंबाई चलने के बाद इसका आयतन कितना रह गया, इतना आयतन रह गया है, यानी V ये है V फाइनल, ये क्या हो जाएगा, V फाइनल। यानी ये तो हो गया इसका, थोड़ा सा इधर अपन लिखेंगे यहां पर, हाँ, तो V इनिशियल तो क्या है इसका आरंभिक आयतन है, और VF क्या है इसका फाइनल आयतन है, यानी कि अंतिम आयतन है। अंतिम आयतन है यहां पर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आरंभिक आयतन, ये हो गया क्या, अंतिम आयतन यहां पर हो गया है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, क्या करेंगे कि ये गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर है, 1 मोल आदर्श गैस इसके अंदर भरी हुई है। गैस अंदर से जो दाब लगा रही है वो P है, बाहर से जो वायुमंडल दाब लगा रहा है वो PX है, PEX है पिस्टन के ऊपर। मान लेते हैं PEX से बाह्य दाब का मान थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पिस्टन का आएगा नीचे की तरफ आएगा। अब प्रारंभ में आयतन इतना था, इसे आरंभिक आयतन कहते हैं। बाद में L लंबाई तय करने के बाद आयतन कितना हो गया है आपका, V हो गया है। आयतन कितना हो गया है, V हो गया है, अंतिम आयतन यहाँ पर VF आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ अपन ने यहाँ पर समझ ली है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अपन फॉर्मूले के रूप में यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले, देखो इसी के बाद लिखेंगे दाब आयतन कार्य को समझने के लिए, कार्य को समझने के लिए 1 मोल आदर्श गैस से 1 मोल आदर्श गैस से भरे 1 मोल आदर्श गैस से भरे तथा घर्षण रहित पिस्टन युक्त तथा घर्षण रहित पिस्टन युक्त सिलेंडर पर विचार करते हैं। सिलेंडर पर विचार करते हैं, सिलेंडर पर विचार करते हैं। यदि पिस्टन पर बाह्य दाब P एक्सटर्नल का मान, यदि
पिस्टन पर बाह्य दाब P एक्सटर्नल का मान गैस के दाब P से अधिक हो, गैस के दाब P से अधिक हो तो गैस के दाब P से अधिक हो तो पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा। कहाँ गति करेगा? पिस्टन नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब संपीड़न होगा। गति करेगा, ठीक है। पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा जब दोनों दाब बराबर, अब देखो सुनो, पिस्टन तब तक गति करता रहेगा जब तक कि दोनों दाब बराबर नहीं हो जाते, है ना। गति करेगा जब तक कि दोनों दाब बराबर ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये जो है गति करेगा। अब यहाँ आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? यहाँ आयतन में परिवर्तन जो हुआ है आप लोगों को पता है कितना हुआ? डेल्टा V। फाइनल आयतन इतना है, इनिशियल इतना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन जो हुआ है वो हुआ है V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर। ये हुआ है आयतन में परिवर्तन। और चूंकि आयतन में परिवर्तन को आप लोग बता सकते हैं A इंटू एल से, A इंटू एल से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। क्यों बता सकते हैं A इंटू एल से? क्योंकि भाई आयतन में परिवर्तन आया कितना, इसके बराबर आया है, इस आयत के बराबर, देखो ध्यान से, इस आयत के बराबर ही परिवर्तन आया है। अब ये तो क्या है, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, और ये लंबाई है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, तो कितना हो जाएगा? A इंटू एल, इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना परिवर्तन इसके अंदर आया है, ठीक है ना। भाई इतना परिवर्तन इस आयत के बराबर परिवर्तन आया है, तो आयत का क्या निकाल लो? क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस पिस्टन का क्षेत्रफल और कितनी लंबाई इसने तय की, L, तो ये अपना क्या जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास कितना? डेल्टा V के बराबर। तो इस प्रकार से भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि दाब बराबर क्या होता है? दाब P बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, ठीक है। बल कौन है? F है। क्षेत्रफल कौन है? A है, ठीक है ना। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अब यहां से यदि मुझे बल निकालना हो, F निकालना हो, तो क्या लिखेंगे अपन? ये P के साथ कौन आ जाएगा? A आ जाएगा। मुझे F निकालना है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? P इंटू A हो जाएगा, है ना। अब P कौन सा लेंगे अपन यहाँ पर? एक्सटर्नल यानी बाह्य दाब लेंगे, ठीक है भाई। तो बल क्या आ गया यहाँ पर? P एक्सटर्नल इंटू A आ गया है। अब आपको निकालना क्या था? कार्य, यानी पिस्टन चलाने के लिए निकाय पर किया गया कार्य W हो, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। चलो यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं इधर से। यदि पिस्टन चलाने के लिए किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य W हो तो कार्य W बराबर
बल इंटू विस्थापन आप लोग लिखते हैं, यही होता है कार्य का फॉर्मूला। तो भाई कार्य क्या है यहाँ पर, कार्य तो आपको निकालना है। अच्छा बल कितना है, P एक्सटर्नल इंटू ए है ना, P एक्सटर्नल इंटू ए, ये तो क्या है यहाँ पर बल का मान है, इंटू विस्थापन कितना हुआ, इतना ही तो विस्थापन हुआ L के बराबर, तो ये L अपन ने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर A इंटू एल तो क्या है, डेल्टा V है, ठीक है ना। तो A इंटू एल की जगह क्या लिख देंगे, डेल्टा V लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा P एक्सटर्नल डेल्टा V, और यही आपका क्या है कार्य है, ठीक है ना। तो दाब आयतन कार्य का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, W बराबर P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये किसका फॉर्मूला हो गया, दाब आयतन कार्य का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और सुनो ध्यान से, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को कि भाई देखो इधर ये जो डेल्टा V है, V फाइनल माइनस V इनिशियल अपन ने लिखा। अब आपको पता है ना, चूंकि फाइनल का मान तो क्या है, देखो फाइनल का मान क्या है, कम है, इनिशियल का मान क्या है, ज़्यादा। अब कम में से आप लोग ज़्यादा घटाएंगे तो V फाइनल का मान क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, V इनिशियल का मान कम है, तो आप लोग क्या, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं अपन, फाइनल का मान कम है, इनिशियल का मान क्या है, ज़्यादा। अब कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो चिन्ह का आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा V किस में आता है, नेगेटिव होता है, और इसीलिए अपन यहाँ पर आगे चिन्ह कौन सा लगा देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, यानी कि दाब आयतन कार्य का फॉर्मूला होगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दाब आयतन कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये था अपना ऊष्मा और दाब आयतन कार्य। एक दो बार इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।